प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन का पार्ट 3। ग्रेविटेशन क्लास 9 चैप्टर 10 एनसीईआरटी पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मेरा हो गया था, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इजिकल टू Gmm/d², यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज जो केसेस होंगे सारे फ्री फॉल का केस, और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का G का वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज हम करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, इसमें मैं पहुंच जाता। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों मैं इसमें आ रहा हूं कि ग्रेविटेशन इतना बड़ा चैप्टर है, हम इतना मेहनत से कर रहे हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो हम करेंगे क्यों? भाई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अदर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी कारण के लिए इतना मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हो, और मैं भी इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो चलो इंपॉर्टेंस क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस gravitational force of attraction, we bind an earth. हम लोग अर्थ के ऊपर इतने आराम से है, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, घर, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, किस कारण के लिए? एक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं होता तो अब क्या करते? उड़ते रहते, तैरते रहते, मतलब जहां तहां घूमते फिरते। घर बनाया तो घर भी उड़ना शुरू कर दिए। क्या होता? फिक्स्ड कुछ नहीं होता, मतलब कार को चला ही नहीं पाते, कार चलाना स्टार्ट किया, कार उड़ गया। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सिस्टमेटिकली आपको सब चीजें मिल रहे हैं। तो ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी बाइंड इन दिस अर्थ। नंबर 2, motion of moon, motion of moon कहां पे? अराउंड द अर्थ। कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लॉ क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ। लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही आप इतने आराम से मून और अर्थ का जो रोटेशन देख रहे हो, मतलब अर्थ के चारों तरफ मून का जो रोटेशन हो रहा है, इसी कारण के लिए आप बोलोगे सर फायदा क्या है? अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट करके मुझे क्या मिल रहा है? भाई इसी के कारण टाइड्स, नंबर 3 में मैंने टाइड्स लिख देता हूं। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द अर्थ। तो अब बोलोगे सर टाइड से हमें क्या फायदा मिलता है? बोल गए टाइड से क्या मिलता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी? 4th, ऑल द प्लैनेट्स क्या मोशन में है? ऑल द प्लैनेट्स, मैं ऐसे लिख देता हूं, मोशन में है। अराउंड, किसके अराउंड में? अराउंड द सन। और इस प्लैनेट्स के अंदर कौन है? अर्थ भी है।
आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? भाई अगर आर्थ जाके सान के ऊपर गिर जाता कि सान आके आर्थ के ऊपर गिर जाते, क्या हम टिक पाते? हमारे यूनिवर्स का कोई कुछ रहता अगर सान में जाके गिरते तो ये जो मोशन हो रहा है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, इसी के कारण के लिए जो बैलेंस्ड है ये टिका हुआ है युग के बाद युग से। देखो ये सदियों से चलते आ रहे हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंस यही है मेरा। चलो अब हम कुछ मैथमेटिकल पार्ट में पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंस तो बता दिया। मैथमेटिकल पार्ट के अंदर मैं मेरा जो लास्ट जहां पे मैंने छोड़ा था पार्ट 1 और 2 में, वहां से ही स्टार्ट करता हूँ। 1 और 2 में मैंने बताया था, पार्ट 1 2 में लास्ट था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, where G gravitational constant आप बोलोगे सर ये तो करा दिया आपने, फिर दोबारा क्यों दिखा रहे हो? भाई है एम एम और एम दो मास, distance between them is d, then we found the value of force of attraction g mm by d square. Now g is equal to what? मल्टीप्लाई करो f into d square by m into m। अब मैं इधर से क्या निकालते जा रहा हूं? यूनिट, जी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी। इन ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इन बाई मास दो मास का केजी इंटू केजी। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी का वैल्यू कितना है? 6.7। ये याद रखना है, ये रटनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं है कि ये आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो जी का वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब क्या करोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं किस लिए फिर दोबारा आया इस जगह पे कि यूनिट के साथ मैंने वैल्यू बताना था। जी का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, क्लियर। अब मुझे निकालनी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? मैं फ्री फॉल का केसेस में जाऊंगा और फ्री फॉल में पहले कैलकुलेशन दिखाऊंगा, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई मीन स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। उस टाइम पे इसको काम पे आएगा। रेडियस आर, जो आर्थ का रेडियस, ये आर्थ है, आर्थ का रेडियस का वैल्यू हमें चाहिए। आर्थ का मास एम, ये आर्थ है, आर्थ का मास का वैल्यू हमें चाहिए, आर्थ का रेडियस का वैल्यू हमें चाहिए। ये दोनों वैल्यू छोड़ के हम जी को नहीं निकाल सकते। तो जी को निकालने के लिए नंबर 1 कैपिटल जी चाहिए, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर का वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड मास एम का वैल्यू चाहिए, मास ऑफ द अर्थ। रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, क्लियर। मास जो है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये भी वैल्यू मुझे याद रखना पड़ेगा। तो मैंने 3 वैल्यू दिखाया। नंबर 1 जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना होगा। रेडियस का वैल्यू, ये तो कट गया ना, रुको,
कटने से तो नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट, रेडियस का वैल्यू ये मुझे याद रखना पड़ेगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, एंड मास का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg। ये तीनों वैल्यू मुझे याद रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं जी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल बहुत इजी है। फ्री फॉल का इस केस में क्या होगा, एक हाइट है, ये मेरा ग्राउंड है। अब इस हाइट से एक स्टोन को, ये है स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, ये ग्राउंड है, और इसको अपने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किए हो। मैंने क्या बताया था, रेफरेंस पॉइंट जिसको लोगे उसके रेस्पेक्ट में। अगर आप हमेशा रेफरेंस पॉइंट को सी लेवल में रखोगे तो मुश्किल है। आपको रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेना है कि आपका स्कूल का फ्लोर, कि आपके घर का फ्लोर, कि आपका कोचिंग का फ्लोर। कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेके आपको काम करना है। तो मान लो ये रेफरेंस पॉइंट, स्टोन इधर से गिर रहे हैं, स्टोन जब इधर से गिरेंगे तब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ए फ्री फॉल के टाइम पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। यूनिट सेम रहेगा, आई मीन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही रहेगा। वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसमें भी वेलोसिटी का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आई मीन अगर आप कंसीडर जब करोगे तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसीडर कर लेना, क्योंकि एक्सेलरेशन का मोस्ट केसेस में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसीडर कर लिया था। इसलिए हमें v इक्वल टू यू प्लस, यूनिफॉर्म लिख देता हूँ इधर, यूनिफॉर्म के केस में ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस में मुझे मिल गया था। तो इधर भी वही कंसिडर करना कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और मोशन का जो इक्वेशन है ऑब्वियसली उस मोशन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएंगे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं आऊंगा बाद में, इस जो रथी महारथी तीनों फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का, वो भी इस एक्सेलरेशन की जगह पर मैं लास्ट दिखाऊंगा कि जी से कैसे रिप्लेस कर देना है आपको। तो अब इस पॉइंट में जाते हैं, क्योंकि मुझे डेरिवेशन निकालनी है। तो डेरिवेशन निकालने के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं अभी, we know F is equal to force is equal to mass into acceleration. Now acceleration is which one? I mean acceleration due to gravity. मैं क्या करूंगा, m into g, where a is equal to g. Q in the case of free fall, मैं इधर लिख देता हूं, in the case of free fall, acceleration due to gravity a is equal to g, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मुझे मिल गया F इक्वल टू mg, नंबर वन इक्वेशन। नाउ वी नो दैट फ्रॉम द कौन सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, we know the law of universal law of gravitation। law of gravitation कर देता हूं मैं, आप लिख सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू जी एम पाई डी स्क्वायर।
मास किस चीज का मास है, मैं अभी इस जगह को खाली कर लेता हूं, ये तीनों वैल्यू को रहने देता हूं। अब देख लो इधर, ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब ये मुझे फोर्स मिल गया है, ये भी फोर्स मिल गया है। ये मास किस चीज का मास है, मास ऑफ स्टोन। ये मास किस चीज का मास है, मास ऑफ अर्थ। ये कौन सा मास है, स्मॉल एम, स्टोन का मास ऑफ स्टोन। तो मेरा ये दो फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। ये कहां से आया मेरा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। ये मेरा कहां से आया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये नहीं, ये तो ऊपर वाला पार्ट था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया। तो क्या होनी चाहिए, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन्स लॉ का, वो और एक्सेलरेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों तो इक्वल फोर्स होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। आ जाओ इधर, तो क्या करूंगा मैं, एम जी इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, जी एम एम बाई डी स्क्वायर, जी एम एम बाई डी स्क्वायर। अब आपको जी का वैल्यू निकालनी है, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगी, जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। ये जो आपको मिल गया, ये हो गया आपका जी का एक्सप्रेशन। क्लियर, जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। अब इसमें केसेस आएंगे, सिंगल केस, कोई टेंशन नहीं है, मैं दिखा रहा हूं। सपोज डी, आई मीन जो डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हो, ये दो पॉइंट मास के केस में आपका डिस्टेंस था, ए था आपका एम, ए था स्मॉल एम, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज डी। इन द केस ऑफ फ्री फॉल, जब आपका बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टोन ऐसे इस जगह से गिर रहे हैं, तब क्या होगा, इस फ्री फॉल का केस में सपोज मेरा ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के जस्ट इस यहाँ पे आपका स्टोन है, गिर नहीं रहे, मतलब आप तो इधर एक हाइट को कंसीडर कर लिए थे एच, बट अभी सोचो कि ये स्टोन इस जगह पे नहीं है, वहां से इस जगह पे रखा हुआ है, तब आपका केसेस क्या होगा, डी एक्चुअली इस अर्थ का रेडियस को ही क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस। ये तो ये टोटल डिस्टेंस को मैंने, जो सेंटर से ही तो पकड़ना है ना मुझे, तो टोटल डिस्टेंस को मैंने डी कंसीडर किया था, एकदम सेंटर से, ये अर्थ का सेंटर था। लेकिन अब मैंने क्या करूंगा, ये हाइट जो है ये आपका कैंसिल हो चुका है, सिर्फ अर्थ सरफेस के ऊपर आपका स्टोन आ चुके हैं, सिर्फ आप रेडियस को कंसीडर करोगे। डी के केस में टोटल था और अभी सिर्फ आर है, तो आप क्या चेंज कर दोगे इस वैल्यू को, g इज इक्वल टू gm by r square, where r is the radius of the earth, m is the mass of the earth, g is the acceleration due to gravity and g is the gravitational constant। यहां से मुझे निकालनी है g की वैल्यू। क्लियर, अब मैं इस सारी चीज को मिटा देता हूं और एक बार अच्छे से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार देख लो, हो जाएगा, नहीं तो कमेंट्स में डालो, सर रिपीट करो क्लास को, मैं रिपीट कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो, तो अब मेरा केस
बदल गया। कहाँ पे आया केस? केस आ गया कि ये मेरा अर्थ है, जस्ट ये रेडियस है आर, ये रेडियस है अर्थ के, और यहाँ पे स्टोन रखी हुई है, स्टोन रखी हुई है। तो जो डिस्टेंस था वो मेरा बदल गया, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है, जी का वैल्यू निकाल के देखा। जी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। जी इज इक्वल टू कौन सा, जी का वैल्यू क्या है, मैं पहले ही लिख के रखा था, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू एम, मास ऑफ द अर्थ, एम मास ऑफ द अर्थ, ये अर्थ है, इनकी मास रटनी पड़ती है, ये वैल्यू कभी कभी भी भूलना नहीं चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 6 इंटू 20 10⁻24 kg, 10⁻24 kg बाय आर स्क्वायर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कौन सा? ए 6.4 इंटू 10⁻6, ये है मेरा रेडियस। आर इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। अब मैं आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर करता हूँ, जो वैल्यू आ जाएगा मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू निकल गया। अब ये जो जी का वैल्यू मेरा निकल गया, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं अब तक बार बार यही बोलते आ रहा था, और एक बार लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं पहुंच जाता हूं, कहां पे पहुंचना है मुझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, मोशन के साथ इक्वेशन को मैं दिखाऊंगा बोला था, चलो एक बार दिखा देते हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन का जो तीन रथी महारथी फॉर्मूला था, क्या क्या, मोशन के तीन रथी महारथी फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो, केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल के टाइम पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ए ये तो एक्सेलरेशन था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था पोजीशन ए टू पोजीशन बी, वेलोसिटी चेंज हो रहा था, आई मीन v बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये केसेस क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये तीन इक्वेशन आया था। ये तीन इक्वेशन क्यों आया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण। अब मेरा ये जो g है, स्टोन फ्री फॉल हो रहा है इस जगह से, ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये रेडियस r है, ये d है, तो अगर टोटल डिस्टेंस को मान लोगे तो d प्लस r, ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये टोटल डिस्टेंस ही आप कंसीडर कर लेते हो d। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दोबारा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया इस टाइप का, कि यहां से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, ये मेरा अर्थ सरफेस है,
तो ये मेरा रेडियस था, टोटल जो मैंने कंसीडर किया था डी, इस जगह से इस जगह तक, मतलब यहां से यहां तक, इतना जो था ए आर। अगर इतना को अलग से कैलकुलेट करोगे तो डी माइनस आर ये आएगा। और अगर आपका बॉडी इस आर्ट सरफेस के, ये तो एकदम स्फीयर कर दिया मैंने, सर्कल में ही रखो, जस्ट इसमें होगा, तो कैलकुलेशन में आपका आ रहा था ओनली आर का वैल्यू, स्टोन इस जगह पे ले लिया था। अब देखो एक्सेलरेशन के टाइम पे तो ए केस था, अब इस केस में सपोज स्टोन यहां से गिर रहा है, जी जो जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से मिला मुझे? इस कैलकुलेशन से आया। और ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चाहे आप यहां से यहां गिरे, चाहे आप स्टोन को इधर रख दो अर्थ के ऊपर सरफेस में, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक से समझो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चाहे आप यहां से यहां गिरे, चाहे आप यहां पे स्टोन रख दो, एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और इधर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आया था ये का। तो मैंने ये तीन जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है उसको मैं अब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मोशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड 2 gs इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सपोज आपका ये g नेगेटिव हो गया, हो ही सकता है। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे गिर रहा है यहां से इस डायरेक्शन में, ये अर्थ है, गिर रहा है स्टोन यहां से, बार बार मैं रेडियस को सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं, अदरवाइज यहां तक दिखाने से काम चल जाता, लेकिन एक रेडियस है ये अर्थ का, वो दिखाने के लिए बार बार ये चीज को मैंने ला रहा हूं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन वो आपको डिफरेंस दिमाग में रह जाएगा। हाँ भाई, अर्थ का एक रेडियस है, कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो मान लो इस स्टोन को आपने ड्रॉप किया, स्टोन इस डायरेक्शन में गिर रहा है, तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये, तब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव जी होगा। आप इस मार्कर को ऐसे थ्रो किया, क्या होगा? अगेंस्ट में जा रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस। केसेस क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे। जब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, तब आपका जो इक्वेशन आएगा, इधर मैंने इस इक्वेशन को when the direction of an इसको तो रहने देना, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट opposite to velocity, to the direction opposite to the direction of velocity, तब आपका तीन इक्वेशन कैसे होगा? मैं इसको यहां से कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहां से इसको ला रहा हूं, a इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs
यहाँ से इसको ला रहा हूँ, -2GS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर? एक बार पूरा देख लो। इसी स्पेस में मैंने करा है, जितना स्पेस मेरे पास है इस बोर्ड में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो, सर दोबारा और भी ज़्यादा क्लियर करके करो। थोड़ा गंदी लग रही है, क्या करें यार, जगह नहीं है। अगर समझ में ना आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो, और एक क्लास लेके समझा दूंगा। जी का सारी चीज़ कंप्लीट हो गया। अब देखो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, रुक जाओ। एग्जाम्पल क्या है ये तो आप देख लेना, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। मैं इधर आ जाता हूँ। अगर सपोज आप मुझे पूछोगे, सर अगर आप कह रहे हो कि एक स्टोन को और एक पेपर नहीं तो कॉटन बॉल, इन दोनों को अगर मैं ऊपर सेकंड फ्लोर से गिराऊंगा तो दोनों एक साथ गिरेगा क्या? मैं बोलूंगा यस। लेकिन आपको प्रैक्टिकली क्या दिखता है? नहीं गिरता है। मतलब पहले स्टोन गिर जाता है, बाद में आके कॉटन और पेपर गिरता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एयर रेजिस्टेंस आई मीन फ्रिक्शन होता है। एयर का फ्रिक्शनल फोर्स काम कर जाते हैं पेपर और कॉटन के ऊपर, क्योंकि उनका एक सरफेस है, उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन काम करेंगे तो आपको रोकेंगे। अगर एयर फ्रिक्शन को आपने कैंसिल आउट कर सकते हो कोई भी प्रोसेस में, मतलब उसको कोई ग्लास के अंदर ढक के, कोई बॉक्स बना के, उसके अंदर से आप वैक्यूम बना के उसके अंदर कॉटन को डाल के फिर डाल सकते हो, तो दोनों एक साथ गिरेंगे। आई मीन स्टोन और कॉटन बॉल। तो क्या है, गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट भी था कि उन्होंने 3 अलग-अलग जो मास था ऊपर से गिराए थे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किए थे कि तीनों एक साथ गिरा है। अगर कोई भी केसेस में आपको प्रैक्टिकली दिखता है कि ना मेरा अलग टाइम लगा, कोई भी चीज़ पहले पहुंच गया और दूसरा चीज़ बाद में पहुंचा, तो सोच लेना कि देयर मस्ट बी अ एक्सटर्नल फोर्स आई मीन फ्रिक्शनल फोर्स और एनी अदर फोर्स, एयर फोर्स, कुछ भी एक होगा। एयर फोर्स मतलब एयर फोर्स नहीं, एयर का फोर्स एंड एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलो तो और जितना मुझे याद आया उतना तो मैंने करा दिया। अगर कोई भी चीज छूट जाता है कमेंट्स बॉक्स में डालो कि सर एक बार समझा दो, और कमेंट्स अगर करोगे तो रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।